जी बस आ रहे हैं। आज हम ऐसी शख्सियत से बात करने जा रहे हैं जिन्होंने एक ऐसा मुकाम पाया जिसने कई लोगों की जिंदगियां बदल दी। एक नहीं, पूरा का पूरा गांव बदल दिया। बीई किया है मैकेनिकल इंजीनियरिंग से। हमारे साथ में जो गेस्ट हैं निमित सिंह जी। निमित सिंह जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपकी खबर में। और हम व्यूवर्स को ये बता दें कि आपने मैकेनिकल इंजीनियरिंग में बीई करने के बाद में फिर ये जो मधुमक्खी बी फार्मिंग का आपने कैसे सोचा और कितनी लाइफ चेंज हो गई, इसके भी बारे में बात करेंगे। अचानक ही कैसे एक इंजीनियर और जिसकी ये फील्ड नहीं थी वो कैसे फिर इसमें मधुमक्खी पालन में कैसे आया? एक्चुअली जब पढ़ाई कर रहे थे तो पढ़ाई करने के बाद एक ऐसी सोच थी कि अपना कुछ काम करना है, और अपना काम करना क्या है ये ऐसा कुछ उस समय स्टार्टअप और एंटरप्रेन्योर इस तरह के शब्द बहुत कम सुनने को मिलते थे। अपना काम करना ये सुनने को ज़्यादा मिलता था। तो जब हम अपना बी मैकेनिकल के लास्ट सेमेस्टर में थे, पास आउट हो गए। पास आउट होने के बाद ये वही क्या काम किया जाए, तो मुझे लगा एग्रीकल्चर सेक्टर ऐसा है जिसमें वाइड स्कोप है आगे आने वाले समय में। तो अब कोई भी एग्रीकल्चर का, हॉर्टिकल्चर क्रॉप या एग्रीकल्चर क्रॉप करना है तो हमें लैंड चाहिए, एक लंबा इन्वेस्टमेंट चाहिए, एक हमारे पास अपना लैंड नहीं तो लीज पर लैंड लेना होगा। तो हमारे फादर एक्स आर्मी हैं और अभी कार्डियक सर्जरी में एक पोस्ट होता है परफ्यूजनिस्ट का। उन्होंने बताया कि बी कीपिंग ऐसा पार्ट है जो आप कर सकते हो जिसमें ज़मीन नहीं लगती है और बहुत ज़्यादा पैसा नहीं लगता है। तो उनकी बात को मैं ध्यान में रखते हुए मैंने सोचा क्यों ना पहले एक्सप्लोर किया जाए अपने आप को इस सेक्टर में। मैं जब ऑनलाइन और इन चीज़ों को देखा तो मुझे समझ में आया कि मधुमक्खी पालन किया जा सकता है, और मधुमक्खी पालन एक कला भी है और एक विज्ञान भी है, दोनों चीज़ है इसके अंदर। तो जब मैं लोगों से जाके मिलने लगा, जो किसान मधुमक्खी पालते थे उनसे मैं जाके मिलने लगा, तो मुझे लगा कि ये काम तो किया जा सकता है। फिर मैंने इसके ऊपर अपने आप को फोकस किया और 2 साल में अपना पूरा समय दिया। मैं किसी इंस्टीट्यूट या किसी ट्रेनिंग सेंटर को मैंने ज्वाइन नहीं किया। मुझे ऐसा लगा कि जितना हम हैंड्स ऑन ट्रेनिंग या जितना हम प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस को फील करेंगे उतना ज़्यादा अच्छा काम हम कर पाएंगे। और 2 साल देने का एक रीज़न था, हम एक कोई भी ग्रेजुएशन करते हैं या 12th करते हैं तो 12 साल पढ़ते हैं तो 12th की पास आउट होते हैं। तो हमने कहा क्यों ना एक प्रोफेशनल कोर्स की तरह 2 साल हम इसको टाइम दें इस नॉलेज को लेने के लिए। उसके बाद इस काम को हम सोचेंगे करना है कि नहीं करना है। अदरवाइज नहीं करना है तो डिग्री थी, जॉब तो कभी मिल सकता था। तो जब 2 साल जो हमने समय दिया, डिफरेंट प्लेसेस पे, जगह अलग अलग स्थानों पे हम गए, जैसे पंजाब गए, बिहार, राजस्थान, उड़ीसा, लगभग मैं इंडिया का हर एक वो जगह गया जहाँ से हमें बी कीपिंग की नॉलेज मिल सकती है। जब मैं लगभग सारा जगह घूम लिया तो फिर मैं लास्ट यूपी घूमा, और यूपी घूमने के बाद मैंने निर्णय लिया कि हम 50 मधुमक्खी बॉक्स से काम चालू करेंगे। जब हमने 50 मधुमक्खी बॉक्स से काम चालू किया, पहले साल में हमने कोई स्टाफ नहीं रखा, कोई लेबर नहीं रखा। इसलिए नहीं रखा क्योंकि हम खुद उसको सीखना चाहते थे कि क्या क्या प्रॉब्लम, किस स्टेज पे क्या प्रॉब्लम आती है। हमने जब पहले साल 50 बॉक्स रखे तो वो बॉक्स जब हम माइग्रेशन कर रहे थे, क्योंकि बी कीपिंग माइग्रेशन एक बिजनेस है, जब फ्लोरा ख़त्म होता है तो एक जगह दूसरे जगह लेके जाना होता है। तो जब हमने पहले साल मधुमक्खी बॉक्स रखा तो उसमें हमारे मधुमक्खी डब्बे ख़त्म हो गए माइग्रेशन करते समय। तो हमने सोचा कि इस काम को अगर हम छोड़ते हैं तो हमें दोबारा बैक जाना पड़ेगा। तो हमने काम को छोड़ा नहीं, हमने उस गलतियों से सीखा, जो हमने गलतियाँ किया उससे हमने सीखा, और वो सीखने के बाद हमने दोबारा दूसरा साल आया तो हमने फिर से बॉक्स लिए। उस गैप पीरियड में हमने ये किया कि जो हमारा शहद निकला था पहले साल में, उस शहद को हम लखनऊ में ही नॉर्मल सी एक बॉटल, जो प्लास्टिक बॉटल जो कि लोकल बाज़ार में मिलता है, उस बॉटल में पैक करके एक नॉर्मल स्टिकर लगा के हम लोगों तक पार्क के थ्रू, जैसे लखनऊ में बहुत सारे पार्क हैं जहाँ पे सुबह मॉर्निंग वॉकर टहलने आते हैं, योगा करने आते हैं लोग, उन लोगों तक हम बॉटल्स पहुँचाते थे, बताते थे। लोग लेते नहीं थे, ऐसा नहीं कि हम एक दिन जाए तो ले लोग लेते नहीं थे। 6-6 महीने, 3-3 महीने हो जाते थे। हमारा 5,000-7,000 का प्रोडक्ट बिकता था एक महीने में, जो कि उसका सस्टेनेबिलिटी भी नहीं हम निकाल सकते थे। लेकिन 6 महीने में ऐसा हुआ कि लोग जानने लगे कि शहद क्या होता है, विभिन्न प्रकार के फूलों का शहद, ये लीची है, ये जामुन है, ये नीम है, ये अजवाइन है।
लोगों तक हम बताएं रॉ हनी क्या होता है, प्रोसेस हनी क्या होता है, लोगों को हम अवेयर करते थे। तो लोग अवेयर हो गए, तब तक हमारा जो शहद निकला था पहले साल में, वो शहद हम बेच चुके थे। उससे जो हमें पैसा मिला, उससे हमने फिर दोबारा मधुमक्खी बॉक्स खरीदा और ख़रीद के हम लगातार मधुमक्खी पालन करते आ रहे हैं। लेकिन मधुमक्खी पालन में एक जो मेन चीज़ है, एक जो सबसे अच्छी बात है कि कृषि का एक यही ऐसा उत्पाद है जो कभी ख़राब नहीं होता है। जितना पुराना होता है उतना इसका वैल्यू बढ़ते चला जाता है। एक ये रीज़न था कि पढ़ाई पूरी करने के बाद अपना स्टार्टअप करना था, अपना काम करना था, इसलिए हमने भूमिहीन व्यवसाय होने की वजह से कम लागत में 5,000 रुपये 10,000 रुपये से शुरू कर सकते हैं, उस तरह शुरू करने की वजह से हमने इस व्यवसाय को चुना। इसको हमने पूरा सीखा और समझा और तब हमने ये काम चालू किया। अच्छा, ये बताइए, जैसे आपने कहा कि बॉक्सेस जो है हमारे ख़राब हो जाते हैं फर्स्ट टाइम जो आपने बताया, तो ये क्यों ख़राब कैसे हो जाता है? बॉक्स खराब होने का रीज़न ये होता है, मधुमक्खी एक लाइव स्टॉक है, बी कीपिंग लाइव स्टॉक उसमें आता है। किसी भी लाइव स्टॉक को जब हम रखते हैं तो हमको उसके हिसाब से चलना पड़ता है। तो जब हमें लैक ऑफ एक्सपीरियंस, लैक ऑफ नॉलेज होता है, तो हम जब अपने बॉक्स को सही तरीके से केयर नहीं कर पाते हैं तो बॉक्स तो नहीं खराब होता, बट जो उसके अंदर की मधुमक्खियाँ वो मर जाती हैं, वो खराब हो जाती हैं। और इस पूरे प्रकरण में अगर देखा जाए तो सबसे महंगी मधुमक्खी होती है। बॉक्स और बाकी चीज़ें सस्ती होती हैं, वो चीज़ें तो नॉन लिविंग है, वो कभी ख़राब नहीं होता है। लेकिन जो लिविंग थिंग है, जो कि हनी बी है, वो ख़त्म हो जाएगी तो फिर हमारा बाकी सब चीज़ खराब है। तो इसलिए हमारा पहले साल बॉक्स ख़त्म हो गया था ड्यू टू लैक ऑफ नॉलेज और लैक ऑफ एक्सपीरियंस होने की वजह से। अच्छा, जैसे आप मैकेनिकल इंजीनियर थे, आपने जब इस फील्ड को चुना तो लोग कहते नहीं थे कि आखिर में ये क्यों तुमने चुन लिया, ये क्या करने जा रहे हो? देखिए, तो सामाजिक व्यवस्था है, इसे हमें स्वीकार करना पड़ेगा कि हम अगर कोई पढ़ाई करते हैं तो सबसे बड़ी विडंबना है कि मान लिया जाता है डॉक्टर पढ़ रहा है तो डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर पढ़ रहा है तो इंजीनियर बनेगा। लेकिन किसी पढ़ाई को करने का उद्देश्य ये नहीं कि हम वही कार्य करेंगे। किसी पढ़ाई को करने का उद्देश्य ये होता है कि हम नॉलेज लेंगे और उस नॉलेज को हम कहीं और भी यूज कर सकते हैं। कि इंजीनियर ऐसा नहीं है कि हमने मैकेनिकल इंजीनियर किया तो हम केवल मोटर और गाड़ी का इंजन ही बनाएंगे। हम उस चीज़ को अपने घर में भी लगा सकते हैं, अपने डे टू डे लाइफ में भी लगा सकते हैं, या कहीं पे हम पर्सनल एक्सपीरियंस भी कर सकते हैं। लोगों ने बोला, हमने उसको स्वीकार किया, और अगर लोग बोलेंगे नहीं तो हम चैलेंज को एक्सेप्ट कैसे करेंगे। लोगों ने बोला तो मुझे ऐसा लगा कि हमने चैलेंज लिया अपने लाइफ से, हमें इस काम में अच्छा करना है, हमें लोगों को करके दिखाना है। अगर शायद मैं उनके बातों का जवाब अगर मैं जवाब से देता तो शायद मैं उसी चीज़ में रह जाता, हम काम नहीं कर पाते। तो मेरा उद्देश्य ये था कि फोकस काम पे, हमें अगर जवाब देना है उन लोगों को तो हम काम से जवाब दें, ना कि बातों से जवाब दें। और हमें लगता है कि पूरे भारत में ये एक विडंबना है कि स्टार्टअप एंटरप्रेन्योर्स या कोई भी व्यक्ति चाहता है कि हम जो पढ़ रहे हैं वही करें, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। पढ़ाई एक अपनी जगह है और कार्य एक अपनी जगह है। पढ़ाई हम करते हैं नॉलेज लेने के लिए, लेकिन हम जो कार्य करते हैं वो शौक से करते हैं। जो हमारी हॉबी है, अगर वो बिजनेस में कन्वर्ट हो जाएगी तो हम उसमें अपना 100% बेस्ट दे पाएंगे। अच्छा, एक सबसे बड़ी बात ये है कि कितने साल हो गए आपको ये? मुझे ये काम करते हुए लगभग 10 से 12 साल होने वाले हैं, और मैं अपने काम को बहुत एंजॉय करता हूँ। मैं इस काम को कभी भी एक बर्डन लेके काम नहीं करता हूँ कि मैं काम कर रहा हूँ, क्योंकि मैं अपने मन से करता हूँ। मैं अंदर से आवाज़ आती है कि मुझे मधुमक्खी पालना है, शहद को सेल करना है, लोगों तक मधुमक्खी पालन के बारे में रोचक जानकारियाँ पहुँचानी है, और लोगों को मोटिवेट करना है कि आप मधुमक्खी पालें, क्योंकि मधुमक्खी हमारे इस पृथ्वी को बचाने के लिए, हमारे डे टू डे लाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। बहुत बढ़िया आपने बात की। अच्छा, सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जो स्टार्टिंग का आपका सफ़र था, जाहिर सी बात है कि काफ़ी सारे स्ट्रगल रहे, जैसा कि आपने बताया कि आप लोग जो है पार्क के बाहर जाते थे, वहाँ पे लोगों को कन्विंस करते थे, और जैसा कि होता है कि लोग फर्स्ट इंस्टेंस में नहीं उस चीज़ को बिलीव करते हैं, बाद में फिर आपके प्रोडक्ट और आते गए। जाहिर सी बात है उसका फीडबैक मिला होगा, लोग जो रिटर्निंग आपके यूज़र होंगे वो बने होंगे। तो जो स्टार्टिंग का सफ़र था और आज तक लेके लगभग टर्नओवर कितना हो गया आपका? देखिए, स्टार्टिंग तो लगभग हमने उस समय जो फैमिली सपोर्ट होता है, फादर का सपोर्ट एक हर एक व्यक्ति को मिलना चाहिए, और मैं अगर अपने आप को कहूँ कि किस्मत वाला था कि मुझे मिला। और उस समय अगर शायद बैकअप में फादर या कोई भी फैमिली मेम्बर ना हो तो हम शायद कार्य ना कर पाए। उस समय गवर्नमेंट की इतनी स्कीमें भी नहीं थी। अब तो बहुत सारी गवर्नमेंट की स्कीम है जिसमें हम बेनिफिटेड हो जाते हैं। अगर हम 2-3 लाख रुपए से काम स्टार्ट किए थे, इस समय हम लगभग 1 CR के ऊपर के एबव के टर्नओवर में हैं,
और हम ये देखते हैं कि हम उस समय जब काम चालू किए तो अकेले काम करते थे। आज हम डायरेक्ट और इनडायरेक्ट अपने साथ लोगों को जोड़ते हैं, लोगों को काम कराते हैं, हमसे किसी न किसी तरीके से लोग अर्न करते हैं, तो उससे ज़्यादा खुशी मिलती है। हम 1 करोड़ का टर्नओवर अकेले करें उससे कोई मतलब नहीं है। उस 1 करोड़ में अगर हम 80% उन लोगों के साथ टर्नओवर करते हैं जो कहीं ना कहीं से एंटरप्रेन्योर हैं, स्टार्टअप्स हैं, और वो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट हमसे बेनिफिटेड होते हैं। अच्छा, जो ये सप्लाई है आपकी, ये ऑल ओवर इंडिया है कि बाहर? नहीं, ऑल ओवर हम ऑल ओवर इंडिया में तो हनी पहुंचाते ही पहुंचाते हैं, लेकिन एक्सपोर्ट भी हम करते हैं हनी को। और हनी अपने आप में एक फूड ग्रेड है, तो हर एक कंट्री के अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, उसको भी फॉलो करते हुए हमें एक्सपोर्ट करना पड़ता है। अच्छा, चलिए अब एक बात करते हैं। बड़ा इंटरेस्टिंग एक वो मैटर आया था कि आपके यहाँ कौन सा चैनवापुर गाँव? चैनपुरवा। तो चैनपुरवा में जो वहाँ के बारे में जो काफ़ी सारी खबरें आई मीडिया में कि वहाँ काफ़ी वो जो है अवैध शराब बनाई जाती थी। उसके बाद में कुछ प्रशासन का सहयोग था, उनका मोटिवेशन था, आपका कंट्रीब्यूशन था, आप लोगों ने किस तरीके से वहाँ की जो सूरत बदलने का काम हुआ। जो लोग पहले अवैध शराब बनाते थे वो मधुमक्खी पालन की तरफ कैसे आप लोगों ने डाइवर्ट किया, वो बताइए। देखिए, ये एक पूरा टीम एफर्ट है, और इस टीम के एफर्ट में अगर हम बात करें कि उस समय के तत्कालीन एसपी डॉक्टर अरविंद चतुर्वेदी का पूरा सहयोग था। उन्होंने उस गांव को चिन्हित किया, और उस गांव को चिन्हित करने के बाद बहुत सारे बाहर के लोगों को जोड़ा। उस टीम का एक मैं भी पार्ट हूँ, और जोड़ने के बाद उन्होंने सबको मोटिवेट किया कि ऐसे गांव में कम्युनिटी पुलिसिंग से लोगों के व्यवसाय को बदल के दूसरे व्यवसाय को करना चाहिए। तो जब हम पहली बार उस गांव में गए, लोगों से मिले, जाने समझें, तो लोगों का मेन समस्या ये था कि उनको पास कोई दूसरा रोजगार नहीं था कार्य करने का। तो जो टीम डिस्कशन और सबसे बात करने के बाद एक चीज़ ये निकल के आई कि मधुमक्खी पालन से जो सह उत्पाद निकलता है मोम, उस मोम से क्यों ना उनसे दीपक पहले बनवाया गया। जैसा कि हमने बताया कि सामाजिक सहयोग मुझे तब समझ में आया क्योंकि तब तक मैं एक बिजनेस करता था, एक अपने लिए सोचता था, और अपने साथ साथ जो हमारे साथ 2 लोग काम कर रहे उनके लिए सोचता था, क्योंकि हमारी सोच वहीं तब तक सीमित थी। लेकिन जब मैं एक गांव को देखा, एक समाज को देखा, और वो मुझे दिखाने वाले हमारे मेंटर कह लें या गार्जियनशिप कह लें, डॉक्टर अरविंद चतुर्वेदी रहे हैं, उन्होंने जब उस गांव को दिखाया, समझा, तो मुझे ऐसा लगा कि कुछ हमें सामाजिक तौर पे भी समाज में लोगों के साथ खड़े होना चाहिए, ना कि पैसे के रूप में। किसी ना किसी तरीके जो हमारे पास नॉलेज है, जो हमारे पास ज्ञान है, या जो भी कुछ हमारे पास, उस तरीके से हम खड़े हों, या हम शरीर से भी खड़े हो सकते हैं, मेहनत से भी खड़े हो सकते हैं। तो हम लोगों ने वहाँ पे जो दीपक बनवाया सबसे पहले, और पहले साल जब दीपक बना था, तो पहले साल दीपक जब बना तो लगभग 5 से 5.5 लाख दीपक बन करके लोगों के घर घर पहुँचा, लोगों ने अपने घर में जलाया। और उस पहले साल लगभग 5 लाख दीपक में लगभग 12 लाख रुपए उस गांव में गए थे। तो उन लोगों ने उस अपने पुराने काम को छोड़ते हुए इस काम को एक्सेप्टेंस दिया, क्योंकि उनकी जो डेली नीड थी वो पूरी होने लगी। लेकिन वो एक हमारा शॉर्ट टर्म प्लानिंग था, लॉन्ग टर्म प्लानिंग नहीं था। दिवाली ख़त्म हो गया, दिवाली के बाद हम लोगों ने उस गांव में और अन्य काम चालू करने के लिए विचार किया, जैसे मधुमक्खी पालन हो गया, या फिर वो लोग जो ड्राइविंग में स्किल है, वो लोग जो नर्सिंग में स्किल हैं, वो लोग जो अपना खुद का कोई फिशरीज कर सकता है, जो जिस काम में स्किल था उसको उस काम में स्किल करा के शासन प्रशासन से सहयोग लेके, जैसे उस समय के तत्कालीन डीएम डॉक्टर आदर्श सिंह, उसके बाद नेक्स्ट सीडीओ एकता सिंह, फिर अभी के जो इस समय डीएम और सीडीओ हैं, सारे लोगों का सहयोग है। उस समय के तत्कालीन डीएम और एसपी का भी काफ़ी सहयोग रहता है उस गांव में, और ये पूरा शासन प्रशासन का सहयोग अगर नहीं मिलता तो हम इस कार्य को नहीं कर पाते हैं। लेकिन उसके बाद उस गांव में स्वयं सहायता समूह की महिलाओं का ग्रुप बना दिया गया, जिसमें कि NRLM के थ्रू उन लोगों को पैसे मिलने लगे। एक समूह में 1,10,000 1,10,000 रुपये जो गवर्नमेंट की स्कीम के अंतर्गत आता है कि वो स्वयं अपना बिजनेस कर सकें, वो स्वयं अपने आप में पैसे को एक दूसरे को दे करके रेवेन्यू जनरेट कर सके। तो जो भी गवर्नमेंट की स्कीम है पूरी उस गांव में उतार दी गई, और जो भी गवर्नमेंट की मेन स्ट्रीम थी पेंशन योजना, ये सारी योजनाएं वहाँ पे दिया गया। वहाँ पे बच्चे, टिस के बच्चे, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस के बच्चे भी आए, उन्होंने उस गांव में सर्वे किया। उस गांव में सर्वे करके हर एक इंडिविजुअल की पूरी उन लोगों ने हिस्ट्री बनाई कि किस घर में क्या पैसा आता है, कैसे आता है। तो इससे ये समझ में आया कि किसी भी गांव में बदलाव किया जा सकता है, और बदलाव करने के लिए सामाजिक सहयोग के साथ साथ शासन प्रशासन का सहयोग भी मिलता है,
तभी बदलाव हो पाता है। सामाजिक सहयोग अकेले नहीं किया जा सकता। जब कितने लोगों की जिंदगी बदली होगी इससे? उस गांव में लगभग 150 परिवार है। 150 परिवार की ज़िंदगी बदली। 150 परिवार अब इस समय पिछले 3 सालों से किसी भी प्रकार का अवैध काम नहीं करता है। किसी भी किसी भी तरह का कोई FIR वहाँ दर्ज नहीं हुआ है और वहाँ के लोग बहुत सुकून से अब अपने कार्य में अपना समय दे रहे हैं और अपना कार्य कर रहे हैं। बहुत बड़ी बात है। अच्छा, आपके साथ में जितने लोग जुड़े हुए हैं, कितने लोगों को लगभग आपके थ्रू डायरेक्टली और इनडायरेक्टली एम्प्लॉयमेंट? इस समय मेरे साथ लगभग 3000 लोग जुड़े हुए हैं जो कि डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हैं, जो मधुमक्खी पालन करते हैं। हमने सबसे पहले मधुमक्खी पालन चालू किया था जब, तो अकेले चालू किया था। उसके बाद हम मधुमक्खी पालन से उठ करके प्रोसेसिंग में आ गए। मधुमक्खी पालन तो हमारा मेन है, हम करते ही करते हैं, लेकिन हमने नेक्स्ट स्टेप प्रोसेसिंग रखा, थर्ड स्टेप मार्केटिंग रखा। फिर हमने क्या किया कि जो महिलाएं हैं या जो इंडिविजुअल फार्मर्स हैं उनको हमने मधुमक्खी पालन सिखाना चालू किया। लेकिन मुझे ऐसा लगा सिखाने वाले तो बहुत लोग हैं। मधुमक्खी पालन सिखाने के लिए गवर्नमेंट की बहुत सारी स्कीम है, उसके तहत प्रशिक्षण दिया जाता है, बहुत सारी संस्थाएं देती हैं। तो हमने सिखाने पे जोर ना देके हमने उनके प्रोडक्ट को मार्केट तक पहुंचाने में सहयोग किया, जैसे कि फॉरवर्ड लिंकेज जिसे बोलते हैं। लेकिन जब हम फॉरवर्ड लिंकेज लोगों को देने लगे तो लोगों की डिमांड है कि नहीं भाई हम सीखना भी चाहते हैं आपसे, तो हमने उन लोगों को सिखाया भी, उनको मार्केट लिंकेज भी दिया। इस तरह करके हमने बाराबंकी में, बंगाल में, झारखंड में, बिहार में, राजस्थान में, MP में, विभिन्न जगहों पे हमने क्लस्टर बेस प्रोग्राम करके हमने लोगों को सिखाया। बैकवर्ड लिंकेज के साथ साथ फॉरवर्ड लिंकेज भी दिया, वैल्यू एडिशन किया प्रोडक्ट का, वैल्यू एडिशन किया वीवैक्स का, वैल्यू एडिशन किया हनी का। और एक ही परिवार में अगर कोई व्यक्ति मधुमक्खी पाल रहा है तो कोई व्यक्ति हनी बेच रहा है, कोई कैंडल सेल कर रहा है, कोई पैक कर रहा है। इस तरह से हमने एक मॉडल बनाया और लोग उसको एक्सेप्ट भी कर रहे हैं। देखिए, बहुत बड़ी बात है कि एक इनिशिएटिव से, पॉजिटिव एटीट्यूड से किस तरीके से पूरा का पूरा सिनेरियो चेंज हो गया। जहाँ का पूरा एक गांव जिस तरीके से माना जाता था, बदनामी झेलते थे वहाँ के लोग हमेशा, जो है आज वो समृद्ध भी हो रहे हैं, एम्प्लॉयमेंट से भी जुड़े हैं, उनका नेम और फेम सब कुछ हो रहा है। जो माइंडसेट है वो पूरी तरीके, मेरे ख्याल से जैसा कि आपने बताया कि वहाँ एक भी FIR नहीं, क्राइम रेट भी घट गया होगा जब अवैध, क्योंकि शराब ही सारे फसाद की जड़ है। अगर वो ख़त्म हुई तो उसके बाद में चेंज दिखना तो ऑब्वियस सी बात है कि आपने जिस तरीके, और आपके साथ में लगभग जो 3000 लोग जुड़े हैं, पूरा पैन इंडिया में काम हो रहा है। तो एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल आप हैं कि जिस तरीके से एक अभी क्या होता है कि लोग एक अनएम्प्लॉयमेंट का अगर दंश झेलते रहते हैं, कुछ काम नहीं करने के लिए माइंडसेट नहीं हो पाता है, सपोर्ट नहीं मिल पाता है, तो आप एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है कि आपने अपने काम को चुना। स्टार्टअप की बात उस समय होती ही नहीं थी, कुछ दिनों से स्टार्टअप की बात होने लगी है। तो मेरा ये कहना है, जो व्यूअर्स हमें देख रहे हैं उनसे ये कहना है कि सबसे पहले तो आप एक स्टेप लीजिए, आपके साथ में फिर बाद में समाज खड़ा हो जाता है, लेकिन पहले आपको कुछ करके दिखाना होगा। जैसे कि आप देख रहे हैं कि निमित सिंह जी हैं, इन्होंने कितना स्ट्रगल किया। जैसा कि आपने सुना कि पार्कों के पास में जाते थे, अपनी बातें बताते थे, लोग सुनते नहीं थे। बाद में आज एक्सेप्टेंस ऐसी है कि पैन इंडिया, उनसे लोग सीख रहे हैं, लोग काम से जुड़ रहे हैं, उनकी भी लाइफ चेंज हो रही है। और लाइफ जब लोगों की चेंज होती है तो समाज भी बदलता है। इससे समाज बदलने का जो आपने देखा, जो बाराबंकी का चैनपुरवा जो गांव है, कभी आपको वहाँ ग्राउंड जो रिपोर्ट है वो भी दिखाई जाएगी। लेकिन आज आप देख सकते हैं निमित सिंह जी को। निमित सिंह जी मधुमक्खी वाला के नाम से फेमस है, आप इनको कहीं भी सर्च कर सकते हैं। तो निमित सिंह जी, मैं ये चाहता हूँ कि प्रोग्राम के एंड होने से पहले, वाइंड अप करने से पहले, एक जो मैसेज है खास करके यूथ्स को, उनके अंदर स्पिरिट कैसे आए, कैसे वो काम करें, कहाँ डीमोरलाइज ना हो गए, इसके बारे में एक मेरा युवाओं को एक ही मैसेज है आपके जरिए, आपके व्यूवर्स के जरिए और व्यूवर्स को, कि किसी भी काम को करने के लिए आप अपना समय ज़रूर दें। आप ये ना सोचें कि आज ही काम करेंगे तो आज ही रिजल्ट आ जाएगा। आप समय दें, आप उस पर फोकस करें और आप ईमानदारी से समय दें। आप अगर उस काम को ईमानदारी से समय नहीं दे रहे हैं, सामने वाले व्यक्ति को दिखाने के लिए समय दे रहे हैं, तो वो काम कभी भी सक्सेस नहीं होगा। अगर आप पूर्णतः ईमानदारी से पूरा अपना समय दे रहे हैं तो 100% वो काम सक्सेस होगा। और एक अपना टारगेट, छोटे छोटे टारगेट रखें, 3 मंथ टारगेट, 6 मंथ टारगेट, उसको आप अचीव करते जाएंगे। और जब आप काम करेंगे, आप ये मत सोचिए कि हेल्प कौन करेगा। हेल्प करने वाला व्यक्ति आपके काम को देखते हुए, आपके मोटिवेशन, आपके हार्ड वर्क को देखते हुए कोई ना कोई व्यक्ति आपके पीछे खड़ा हो जाएगा हेल्प करने के लिए।
आप चाहे एग्रीकल्चर सेक्टर हो, चाहे वो कोई भी सेक्टर हो, आप अपना समय दीजिए। आप खाली बैठे हैं, खाली बैठने से क्या मिलने वाला है? तो आप अपना समय और आप काम वही करिए जो जिसमें आप अपना 100% दे सकें। मैं बी कीपिंग कर रहा हूँ, मुझे देखते हुए आप बी कीपिंग का समय मत दीजिए। आप जो काम में अपने आप को इंटरेस्ट रखते हो, उस काम में आप हमेशा अपना 100% देंगे। और मधुमक्खी पालन में वैसे एक ही चीज़ बताऊंगा कि अगर कोई बी कीपिंग से जुड़ना चाहता है सर, तो आपके चैनल के माध्यम से मैं बी कीपिंग करने वाले हर एक युवा को, सबको मैं अपने यहाँ फ्री ट्रेनिंग प्रोग्राम देता हूँ। उसमें वो पार्टिसिपेट भी कर सकते हैं, ऑनलाइन हो और ऑफलाइन। उसमें किसी भी तरह का शुल्क हम उनसे नहीं लेते हैं। और उस काम को सीखने के बाद वो अपने यहाँ पर काम करने के लिए उनको किसी भी तरह का सहयोग चाहिए वो भी हम दे सकते हैं, और बाद में उनको मार्केट लिंकेज भी हम दे सकते हैं। ये हमारी तरफ से मधुमक्खी को बचाने के लिए सेवा हम देते हैं, ताकि लोग मधुमक्खी को बचाएं, क्योंकि मधुमक्खी अब इस पृथ्वी से खत्म होते चली जा रही हैं। तो मधुमक्खी को बचाना अब हमारा दायित्व बनता है, हमारा सामाजिक कर्तव्य बनता है कि हम मधुमक्खी पालन करें स्वयं के हित में और उपज दें राष्ट्र के हित में। इससे क्या होगा कि मधुमक्खी पालेंगे हम अपने कमाने के लिए, और जो शहद हम उत्पादन करेंगे वो हम राष्ट्र को देंगे, जिससे हमारी नेशनल इकोनॉमी बढ़ेगी, नेशनल ग्रोथ होगा, और हमारे इंडिया में इकोनॉमी का और ज़्यादा जो ग्रोथ सेक्टर है वो और बढ़कर आएगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो आपने देखा कि किस तरीके से एक छोटा सा सफ़र शुरू हुआ था और आज 1 करोड़ से ऊपर का टर्नओवर पहुंच चुका है। पैन इंडिया काम कर रहे हैं निमित सिंह जी मधुमक्खी वाला के नाम से, कितने लोगों को ट्रेनिंग दे रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि एक समाज जो है बदल रहा है, समाज बदलने की दिशा जो है, एक हम एग्जाम्पल केवल एक रख सकते हैं इसको, चैनपुरवा जो बाराबंकी में गांव है, लेकिन इसी तरीके से अगर स्टेप लिए जाए तो लाइफ चेंज हो सकती है, ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है और सोसाइटी भी चेंज हो सकती है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपकी खबर देखने के लिए।